हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें आपको पता है सिलेबस के अनुसार 10% आपके आने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें 5% है वो नेशनल करंट अफेयर यानी कि भारत लेवल के, और 5% है वो राजस्थान करंट अफेयर के आने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम आज फरवरी 2025 के करंट अफेयर की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की और बाद में बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर की। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न और परीक्षा में बनने योग्य प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको बस कुछ करना है, तो क्लास को पूरा देखना है, चाहे आप कैसे भी देखें। तो जितने प्रश्न हैं पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं आपको इस क्लास के, और बहुत कुछ आपको रिवीजन हो जाएगा अगर पहले पढ़ रखा है, नहीं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में फरवरी 2025 में, सारा ही करंट अफेयर किसका है? फरवरी 2025 का है। तो हाल ही में जहां भी लिखा है इसका मतलब है फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसे बनाया गया है? तो नेशनल लेवल का जो भी करंट अफेयर है वो पूरा अपन पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? बताइए देखें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, मधुकर गुप्ता। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त है वो बनाया गया है। और इस पद पर पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। तो राजीव कुमार के स्थान पर ये ज्ञानेश कुमार आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना। विवेक जोशी को अन्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और मधुकर गुप्ता है ये राजस्थान के हैं, ये राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, मधुकर गुप्ता। ठीक है, राजस्थान चुनाव आयोग के आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार आपके बिल्कुल करेक्ट, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का पहला अध्यक्ष। देखिए ये पहला अध्यक्ष बना है इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया है, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण इतना नहीं है। तो पहला अध्यक्ष है इसलिए इसको शामिल करना जरूरी था। तो इसके अगर बात करें तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के एक अधिकारी हैं जिनका नाम है शिव कुमार। क्या नाम है? शिव कुमार कल्याण रमन। शिव कुमार कल्याण रमन, इनको आपके क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, पहला अध्यक्ष है ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ। ठीक है, क्या नाम है इसका? एनआरएफ का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, पहला अध्यक्ष। तो पहला होता है वो महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का पहला अध्यक्ष शिव कुमार कल्याण। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अंजू राठी राणा है उसे किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो अनुसंधान फाउंडेशन है ये आपके क्या करेगा? तो ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली है इसके तहत कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन किया गया? तो बताइए देखें, एक्वेरियन का आयोजन वो किसके मध्य हुआ है? बताइए। फटाफट से बताइए देखें, एक्वेरियन। तो आपको ध्यान में रखना है भारत और एक देश आता है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो ये अभ्यास हुआ एक्वेरियन। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है एक्वेरियन, ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में आपके एक्वेरियन ऐसे लिखा जाता है। पेपर दोनों फॉर्मेट में आता है, तो आप ध्यान रखना। इसका ये कौन सा संस्करण था? तो ये आपके इसका 13वां संस्करण था। बस इतना ध्यान में रख लेना, भारत और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो एक्वेरियन अभ्यास होता है। या पूछ ले कि एक्वेरियन अभ्यास है वो किन किन के मध्य होता है? तो ये आपके भारत और मालदीव के बीच में होता है। जापान के बीच में कौन सा होता है? भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन।
ये प्रश्न भी आएगा आगे। धर्म गार्जियन बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है? बोंगो सागर, बोंगो सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य होता है? तो धर्म गार्जियन की बात अभी मैंने आपको बताई थी। धर्म गार्जियन का जो ये फरवरी में हुआ, ये आपके इसका 6वां संस्करण था। हालांकि आपसे ये संस्करण वाला बहुत कम चांस है कि पूछे। तो 6वां संस्करण ये धर्म गार्जियन है वो किस किस के मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन होता है धर्म गार्जियन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रश्न मैंने सेट किए हैं और उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो बस आपको पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना है कैसे भी करके, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी मेरे पर छोड़। यहाँ पर अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कौन सा कथन है वो सत्य है, कौन से कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भारत और मिस्र के बीच 10 से 23 फरवरी की बात यहाँ पर की जा रही है। 10 से 23 फरवरी भारत और मिस्र के बीच अभ्यास साइक्लोन का आयोजन हुआ। 10 से 23 फरवरी के बीच में भारत और मिस्र के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? साइक्लोन। और ये इसका 3रा संस्करण था। कौन सा? 3rd संस्करण था। देखो हमने अभी 3रा अभ्यास हम पढ़ रहे हैं, हम भी 2 अभ्यास मैंने अभी पढ़ा दी। 3रा संस्करण था। इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। तो द्विवार्षिक रूप से इसका नहीं किया जा रहा, इसका आयोजन है वो वार्षिक रूप से किया जाता है, यानी कि हर वर्ष होता है। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है ये आपको बताना है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रखना है कि बीकानेर में है, और बीकानेर में इसका आयोजन हुआ। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीकानेर में आयोजन होता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जहाँ भी हो तो बीकानेर में स्थित है। पोखरण वाली जैसलमेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो वन विभाग द्वारा। अब पिछले वाले प्रश्न को देखते हैं वापस। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है भारत और मिस्र के बीच कौन सा अभ्यास होता है, बस इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। तो साइक्लोन नामक अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। अगला है वन विभाग द्वारा गणना के अनुसार किस देश में सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में है? सर्वाधिक गिद्ध है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। बताइए, देखें किस राज्य में है वो गिद्ध सर्वाधिक है। हाल ही में गिद्धों की गणना हुई थी और इस गणना के तहत ये पता चला है कि हमारे भारत के अंदर किस राज्य के अंदर सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई गई। कितनी? 7 प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 7 प्रजातियां, जिसमें से 3 प्रजातियां हैं वो प्रवासी हैं। 3 प्रजातियां वो कैसी हैं? प्रवासी प्रजातियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आपके सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है? तो पन्ना और रातापानी। इन अभ्यारण्य में, इन क्षेत्रों में ये जब सबसे ज्यादा पाए गए पन्ना और रातापानी। तो आपसे पूछ ले पन्ना और रातापानी कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। बाकी आपके लेवल का ये नहीं है, आप इतना ही ध्यान में रख लें कि सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं देश में? मध्य प्रदेश। अगला है प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अब देखो ये भारत के प्रसिद्ध तमिल कवि है, दार्शनिक है थिरुवल्लुर, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये आपको सिर्फ देश का नाम ध्यान में रखना, फिलीपींस। कहाँ पर हुआ है? फिलीपींस में हुआ है, आपको ध्यान में रखें। और ये आपके क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत और फिलीपींस की सांस्कृतिक संबंधों को है मजबूत करेगा, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिलीपींस में हुआ है तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण। अगला प्रश्न देखो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक रामसर स्थल वाला है? तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं बताओ, देखें सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें तो भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 4 आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसमें से देखो तमिलनाडु में थी 2, तो कौन कौन सी? एक तो थी सक्कर
कोट्टई, और एक आपकी थी थेरथंगल। थेरथंगल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई नहीं थी। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर थी खेचोपल्लरी। खेचोपल्लरी। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, कोई आप में से देखने वाले वीडियो की तैयारी भी करेंगे तो उनके लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का था उद्वा झील। उद्वा झील, ये झारखंड की। पूछा जा रहा है सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारत एशिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला है, और पूरे विश्व में अगर बात करें तीसरे स्थान पर है। भारत एशिया में, तो एशिया में था फर्स्ट। विश्व में अगर बात करें तो है थर्ड, और भारत में फर्स्ट की बात करें तो वो है तमिलनाडु। भारत में पहले स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कितनी रामसर स्थल है, 20 रामसर स्थल है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर राजस्थान की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात आई है राजस्थान रामसर स्थल की, तो राजस्थान की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है 5 जून 2025 को, जून की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर फरवरी का पढ़ रहे हैं लेकिन जून की बात मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा, एक आपके मन्नार, जो कि आपके कहां पर है, मन्नार आपके उदयपुर में है। मन्नार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है पूरा नाम इसका। और एक है खींचन, और खींचन आपके कहां पर है, तो खींचन है फलोदी में। ये 2 स्थल अभी जून 2025 में शामिल किए गए। और इस प्रकार देश में कुल कितने हो गए, देश में कुल रामसर स्थल कितने हो गए, 91 हो गए। कुल रामसर स्थल कितने हो गए, 91। तो ये राजस्थान वाला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल के साथ मैं राजस्थान करंट अफेयर ऐसे भी आपको पढ़ाता जाऊंगा जो रिलेटेड होगा। ठीक। सर्वाधिक कहां पूछे, तमिलनाडु में। राजस्थान में नई कौन सी है, मैनार और खिंचन। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है ग्रोक 3। देखो ऐसा प्रश्न कई बार ये कर्मचारी चयन बोर्ड है पूछ लेता है। ग्रोक 3 नामक एआई आधारित चैट बोट किसने लॉन्च किया है, तो ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि आजकल जो आलोक राज जी हैं वो भी ट्विटर पे ही सक्रिय रहते हैं, और ट्विटर में जो है ये ग्रोक आपको दिखाई देता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रोक आपको पता होगा। तो ग्रोक है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये एक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्स पर ही हम, ट्विटर है वो एक्स हो गया है, आपको पता ही। तो ये आपके एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई है। ग्रोक है दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई भी इसको एलन मस्क ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां हुआ, एरो इंडिया 2025। तो ये भी आपको बताना है एरो इंडिया 2025 कहां पर हुआ। तो इसकी अगर बात करें तो एरो इंडिया 2025 आपके बेंगलुरु में हुआ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, एरो इंडिया का आयोजन कहां पर हुआ, बेंगलुरु। फरवरी 2025 में आयोजित विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का फोकस राष्ट्र कौन सा था, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। फोकस राष्ट्र कौन सा था, तो बताइए देखें। बताओ देखें, जल्दी बताओ। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का फोकस राष्ट्र कौन सा था, तो फोकस राष्ट्र की अगर बात करें, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 कहां पर आयोजित हुई, तो अब मैं बता देता हूं इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जगह तो आप नाम जानते ही होंगे, भारत मंडपम। भारत मंडपम, नई दिल्ली, यहां पर इसका आयोजन हुआ। इसकी बात करें तो इसकी थीम आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी। कर्मचारी चयन बोर्ड आजकल थीम पूछने लग गया। इसकी थीम थी रिपब्लिक @75। क्या थीम थी, रिपब्लिक @75। इसका उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया।
और इसका फोकस राष्ट्र की अगर बात करें या फोकस देश की बात करें तो वो था आपके रूस। कौन था? रूस था। ये ध्यान रखना, भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है रूस। ये आपके फोकस कंट्री था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो बताइए, देखें, जल्दी बताइए। कोलकाता में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय। मुख्यालय की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता में इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम नाम था। और अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नया नाम क्या कर दिया इसका? नया नाम इसका कर दिया विजय दुर्ग। क्या कर दिया? विजय दुर्ग इसका नया नाम कर दिया। और ये विजय दुर्ग है वो आपके महाराजा शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी। और इस इनके एक किला था सिंधु दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिंधु दुर्ग। और इस सिंधु दुर्ग के नाम पर ही क्या रखा गया है? विजय दुर्ग नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंधु दुर्ग है वो छत्रपति शिवाजी के अधीन एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, उसी के लिए इसका नाम रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय लखनऊ में था। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नया नाम पूछा आपसे प्रश्न में, देखो नया नाम क्या है, तो विजय दुर्ग है। नया नाम क्या? विजय दुर्ग। प्राचीन नाम फोर्ट विलियम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प है वो सत्य नहीं है? आईसीसी अंडर 19 की बात यहां पर की जा रही है और इसमें कहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप मलेशिया में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसका फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। तो ये गलत है। लगातार तीसरी बार नहीं, लगातार दूसरी बार। दूसरी बार ये खिताब जीता, तीसरी बार नहीं जीता है। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की गोंगा डी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। तो ये गोंगा डी त्रिशा नाम थोड़ा ध्यान में रखना, ये भारत की है और इसी को प्लेयर ऑफ द मैच और इसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। किसमें? अंडर 19 आईसीसी महिला टी20 की बात हम कर रहे हैं, जिसका आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में हुआ था। 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में आयोजन इसका हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें कौन जीता है, तो भारत जीता है दूसरी बार। और किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में, जो मलेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें। इसके प्रश्न आगे और आएगा एक राजस्थान के संदर्भ में, यहां भी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है वाला पूछा। इसका शुभंकर मौली था। बिल्कुल शुभंकर इसका मौली था, ये सही बात है। और मौली के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी मोनाल, मोनाल जो कि उत्तराखंड का क्या है? राज्य पक्षी। किसका राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। इसका आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। तो ये कथन सही है। राजस्थान 9 स्वर्ण पदकों सहित 9 स्वर्ण यानी कि राजस्थान ने इसमें कितने? 9 गोल्ड जीते हैं। 9 गोल्ड सहित कुल 43 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ये तीसरे स्थान पर नहीं रहा, गलत बात है। राजस्थान है 15वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर। ये आप प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। पदक तालिका में पहला स्थान सेना और दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। तो प्रथम स्थान पर पूछे कौन रही, तो भारतीय सेना है प्रथम स्थान पर रही 38वें खेलों में। ठीक बात, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कर्नाटक का तैराक है
जिसका नाम है श्री हरि नटराजन को मिला। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा? 15वां। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है, ये कौन से क्रम का था? 38वें क्रम का था। 39वें का आयोजन कहाँ होगा? तो 39वें का आयोजन होगा मेघालय में। कहाँ होगा? मेघालय में आयोजन होगा 39वें का। और क्यों? क्योंकि समापन समारोह का जो ध्वज है वो मेघालय को सौंपा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरी बात, ये ग्रीन गेम्स थीम पर आधारित था। ग्रीन गेम्स थीम पर आधारित खेल थे राष्ट्रीय खेल 38वें क्रम के। इसमें जो ट्रॉफी वगैरह बनाई गई थी वो ई कचरे से बनाई गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि समापन समारोह का ध्वज किसने सौंपा था, तो समापन ध्वज है वो आपके मेघालय को सौंपा गया था। ये ध्यान रखें। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपसे क्या सत्य पूछा गया, कौन सा कदम सही है? तो आप यहां पर कर लें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बड़ा बता दी, सारे सही है, बाकी तो एक भी सही नहीं है। तो प्रश्न को करेक्ट कर लीजिए, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब किसने जीता? कोई खास विशेष नहीं है, नाम ध्यान रखना, तेजस ढींगरा। ठीक है, तेजस ढींगरा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2025 में दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर, तो जहां पर भी आपको स्नूकर नाम मिल जाए ना, कौन सा? स्नूकर नाम। तो स्नूकर के लिए आपको ध्यान में रखना एक नाम, और उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहां पर ये खिताब जीता किसने? पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दोहा वाली पूछी जा रही है क्या? तो दोहा वाली में भी यही है, पंकज आडवाणी है, क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहाँ आयोजित हुई? तो आपको एक चीज और ध्यान में रख लेनी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025, ये तो देखो दोहा की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय की पूछ ले तो ये आपके कहां पर आयोजित हुई है? इंदौर में आयोजित हुई है। इंदौर कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। यहां पर पंकज आडवाणी ने इंदौर के यशवंत क्लब में आयोजित, ये 91वें क्रम की थी, और अपने कैरियर का 36वां राष्ट्रीय खिताब यहां पर जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर भी कौन जीता है? ये पंकज आडवाणी ही जीता है। तो किसका नाम आपको ध्यान में रखना है? पंकज आडवाणी। जहां पर भी स्नूकर की बात हो तो आप किसका नाम ध्यान में रखेंगे? पंकज आडवाणी का नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया? वुमेन ऑफ द ईयर बताइए। देखें, टाइम पत्रिका की बात यहां पर की जा रही है। एक और बताऊंगा मैं, ये टाइम पत्रिका की आप बताओ, तब तक मैं एक और बताता हूं आपको। और एक है आपके बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024, ये भी आपको बताना है। तो बीबीसी अगर आपसे पूछ ले कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो यहां पर आपको नाम ध्यान रखना, मनु भाकर। किसका नाम ध्यान में रखना? मनु भाकर का नाम ध्यान रखना है। ओलंपियन है ये मनु भाकर, ये आपको ध्यान में रखना है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगर आपसे पूछ ले पैरा स्पोर्ट्स ऑफ, अगर आपसे किस पे पूछ ले, पैरा स्पोर्ट्स, बीबीसी की ही बात कर रहे हैं, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन, पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पूछ ले तो आपको नाम ध्यान में रखना अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान की है। तो आपको ध्यान में रखना अवनी लेखरा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले बीबीसी इमर्जिंग इमर्जिंग एथलीट पूछ ले, इमर्जिंग एथलीट पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना शीतल देवी। क्या नाम ध्यान में रखना? शीतल देवी। अगर आपसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछ ले, लाइफ टाइम अचीवमेंट, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछ ले तो ये आपको ध्यान में रखना मिताली राज। मिताली राज क्रिकेटर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, यही है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वाला पहला, ये आपको ध्यान में रखना, मन्नू भाकर, बीबीसी स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स पूछे तो अवनी लेखरा, इमर्जिंग पूछे तो शीतल देवी, लाइफ टाइम मिताली राज। टाइम पत्रिका का नाम देकर पूछे तो यहां पर ध्यान रखना पूर्णिमा देवी वर्मन। ये क्या है पूर्णिमा देवी वर्मन, ये आपके क्या है पर्यावरणविद है, या हम ऐसे कह सकते हैं जीव विज्ञानी है, वन्य जीव संरक्षणवादी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो बताइए देखें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 96, ये किसमें है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96, ये किसमें है, ये शांति सूचकांक में। 99 किसमें, सतत डेवलपमेंट गोल में एसडीजी में। और 151 किसमें है, प्रेस फ्रीडम में, प्रेस स्वतंत्रता में 151वां, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 96 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी तो देखिए एक तो आपको ध्यान में रखना कुल मतदान, दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें कुल मतदान कितना हुआ, तो 60.54% हुआ है। कुल मतदान कितना हुआ, 60.54%। जो ये रेखा गुप्ता जी हैं जो मुख्यमंत्री बनी है, ये आपके चौथी महिला है, चौथी क्या है, महिला मुख्यमंत्री है, चौथी महिला मुख्यमंत्री। और आपको क्या ध्यान में रखना है, और 9वीं है, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री है। और दिल्ली की कौन से क्रम की है, 9वीं मुख्यमंत्री है, ये भी ध्यान में रखना है। ये पहली बार विधायक बनी और इनको क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो। शालीमार बाग सीट से इनका निर्वाचन हुआ था और पहली बार ही क्या बनी है, विधायक बनी है, पहली बार एमएलए बनी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, 9 से 12 फरवरी 2025 तक राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। ये 4 दिवसीय महोत्सव होता है और इस मरु महोत्सव की अगर बात करें तो मरु महोत्सव आपके कहां पर आयोजित होता है, जैसलमेर में आयोजित होता है। बीकानेर में पूछे तो बीकानेर में आपके होता है ऊंट महोत्सव, कौन सा होता है, ऊंट महोत्सव। बाड़मेर में होता है थार महोत्सव, जैसलमेर में हो गया मरु महोत्सव। ठीक है, तो आपका उत्तर तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी। तो देखो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी। एक तो आपको ध्यान में रखना मिस्टर डेजर्ट, जिसको कहते हैं मरुश्री, मरुश्री भी कहा जाता है। ये कौन बने हैं यहां पर, तो ये बने हैं धीरज पुरोहित, धीरज पुरोहित बने हैं। मिस मुमल कौन बनी है, मिस मुमल, तो मिस मुमल की अगर बात करें तो ये बनी है कोमल सिद्ध, कौन बनी, कोमल सिद्ध बनी है, जो कि कहां की है, बीकानेर की है, कहां की, बीकानेर की। इसके अलावा अगर बात करें मिसेज जैसलमेर कौन बनी है, मिसेज जैसलमेर, तो मिसेज जैसलमेर की बात करें तो ये बनी है भावना गहलोत, कौन बनी है, भावना गहलोत बनी है। और मूंछ प्रतियोगिता यहां पर होती है, वो किसने जीती है, मूंछ प्रतियोगिता, तो मूंछ प्रतियोगिता किसने जीती है, नरसिंह चौहान ने जीती। नर ही रखते हैं मूंछे, तो ऐसे ध्यान रखने ना, नरसिंह चौहान ने जीती है। मिस्टर पोखरण कौन बना है यहां पर, मिस्टर पोखरण, तो मिस्टर पोखरण की बात करें तो ये बना है गोपाल सिंह, कौन बने, गोपाल सिंह। और यहां पर मिस पोखरण की बात करें तो मिस पोखरण कौन बनी है, तो ये बनी है अभिलाषा, कौन बनी है, अभिलाषा चौधरी, जो कि सीकर की अभिलाषा चौधरी। अब यहां पर ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो मिस डेजर्ट और मिस मुमल है, ये दो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मिस मूमल कौन बनी है? जो बिल्कुल कोमल है वही क्या है? मूमल है, ऐसे याद रख लेना। जो बिल्कुल कोमल है वही क्या है? मूमल है। और मिस्टर डेजर्ट कौन बने हैं? जो धीरज रखेगा वही क्या बनेगा? मरुश्री या मिस्टर बनेगा। तो ये दो नाम आपको जरूर ध्यान में रखने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे कैंसर का टीका बनाने की अनुमति मिली है? तो कैंसर का टीका बनाने की अनुमति मिली महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? डायमंड जुबली जम्बूरी, तो ये थोड़ी स्पेशल है। तो स्पेशल है तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान का कौन सा स्थान, बस इतना ध्यान में रखना। राजस्थान का यहाँ पर पहला स्थान है, बस और कुछ ध्यान में नहीं रखना। राजस्थान का पहला स्थान है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कौन सा असत्य है? असत्य पूछा। ये राजस्थान के 38वें खेलों का आ गया वापिस। अब राजस्थान करंट अफेयर शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है, तो अब ये राजस्थान से संबंधित आ गया है। उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, पता है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड में आयोजित हुआ। मौली इसका शुभंकर था, जो मोनाल पक्षी से प्रेरित था, और संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य था। 38वें क्रम के हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कुल 421 खिलाड़ियों और 110 अधिकारियों ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है। इसमें राजस्थान ने 9 स्वर्ण, 11 रजत और 43 कांस्य, नहीं कुल 43 थे। कांस्य कितने थे आपके? 23। कांस्य कितने थे? 23 कांस्य। और कुल आपसे पूछ ले तो कुल कितने? 43। कुल 43 पदक जीते, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्थान कौन सा था? 15वां स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा था? 15वां स्थान राजस्थान ने हासिल किया था। और राजस्थान के लिए पहला पदक है मोनिका जाट ने हासिल किया था। पहला पदक, पहला पदक किसने हासिल किया? मोनिका जाट ने। ये मैं अलग से भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जिसमें सारे खेल करवा रखे, राजस्थान पटवारी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मोनिका जाट ने आपको ध्यान में रखना, किसमें? साइकिलिंग में। साइकिलिंग, तो साइकिलिंग में मोनिका जाट ने राजस्थान के लिए पहला पदक जीता था। 9 गोल्ड जीते और 11 सिल्वर और 23 क्या है? कांस्य है। राजस्थान ने वुशु खेल में सर्वाधिक 4 स्वर्ण जीते। 4 स्वर्ण किस में जीते? वुशु में। यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरू का यह कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण जीता। क्या जीता? स्कीट स्पर्धा ने स्वर्ण जीता। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बस इतना ध्यान में रख लेना बहुत है। कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक यहां पर जीता था राजस्थान की, ये भी ध्यान में रखें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कबड्डी टीम ने भी क्या जीता था? गोल्ड जीता राजस्थान की कबड्डी टीम ने। 4 तो गोल्ड वुशु में जीत लिए और 1 ये कबड्डी में जीत लिया। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, स्कीट स्पर्धा में जीत लिया 1 अनंतजीत सिंह नरूका ने। इसके अलावा रजत चौहान ने तीरंदाजी में आपके स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 9 गोल्ड यहां पर जीते थे। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कितने गोल्ड जीते, तो 9 गोल्ड। उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कोई खास विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान में रख लेना कि 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये आपके उदयपुर में हुआ है, इतना ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हाल ही में स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब है वो किसने जीता? तो ये आपके किसने जीता बताइए, देखें फटाफट से। ये कौन से क्रम की थी? तो ये 52वीं थी, 52वीं 52 नंबर की मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये आपके कहां पर आयोजित हुई? तो ये आपके जयपुर में आयोजित हुई। ठीक है,
इसमें 200 लोगों ने भाग लिया था, लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। और जीता कौन? तो यहां पर जीता प्रवीण कुमार। कौन जीता? प्रवीण कुमार है वो विजेता रहा। ओवरऑल विजेता कौन रहा? प्रवीण कुमार रहा, जिसने मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। प्रवीण कुमार ने मिस्टर राजस्थान, ये क्या बना? मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। ठीक है। जो मोनू खान है, ये रहा आपके फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट रनर अप रहा। अजय सिंह जादौन की बात करें तो ये रहा रनर अप। और इसके अलावा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये रहीम अंसारी बेस्ट पोजर रहा। अमीन खोकर है आपके इम्प्रूव्ड, मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर रहे। बस कोई खास विशेष नहीं। प्रवीण कुमार का नाम ध्यान रखो तो कोई खास विशेष ज्यादा नहीं है। किसे संसद की लोकसभा में याचिका समिति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याचिका समिति का जो है चेयरपर्सन है वो किसको बनाया गया है? तो याचिका समिति का चेयरपर्सन आपके सीपी जोशी जी को बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। केंद्र सरकार की राज्य विधानसभाओं को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप संचालित किया जा रहा है? तो यहां पर एक ऐप है वो संचालित किया जा रहा है, जिस ऐप का नाम है नेशनल ई विधान ऐप। क्या है? नेशनल ई विधान ऐप। तो इसको नेवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेवा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इसका उद्देश्य क्या है? और इसमें आपके अगर बात करें कि वित्त का क्या प्रावधान है, तो वित्त का प्रावधान तो वही है 60-40 है, 60 केंद्र के और 40 स्टेट के। इसका उद्देश्य है कि जो विधानसभाएं हैं वो डिजिटल हो जाए, पेपरलेस हो जाए। अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील, पूरा प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम ध्यान में रखना। प्राचीन नाम है इसका फोय सागर। क्या नाम है? फोय सागर झील इसका नाम है। और इस फोय सागर झील की अगर बात करें तो इसका नया नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नया नाम इसका वरुण सागर कर दिया गया। और ये आपके अजमेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राजस्थानी को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद के सर्वोच्च धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धन्वंतरी पुरस्कार है वो किसको दिया गया? जो आपके क्या क्या लगा दे, तारे लगा दे, तारे और चांद लगा दे, उसी को क्या दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है ताराचंद शर्मा। इनका संबंध आता है झुंझुनू जिले से। किस जिले से? राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं ये। झुंझुनू जिले से संबंधित हैं, झुंझुनू के निवासी हैं, आपको ध्यान में रखना है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल दिया जाता है। और ये क्या है? ये आपके नाड़ी वैद्य हैं। क्या? नाड़ी वैद्य हैं, ध्यान में रखना। ताराचंद शर्मा। आगे देखो, आजू गुजा महोत्सव कहां हुआ? राजस्थान में कहां पर है वो? ये प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये आजू गुजा महोत्सव, ये क्या है? ये पहला बाल महोत्सव है। क्या है? पहला बाल महोत्सव। और ये कहां पर आयोजित हुआ? आजू गुजा महोत्सव ये आपके बीकानेर में हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कहां आयोजित हुआ? बीकानेर में आयोजित हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभियान डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहां किया गया? डेजर्ट हंट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जैसे ऑपरेशन शरद हवा है वो पूछा जाता है। अभी पटवार में भी पूछा गया तो ऑपरेशन शरद हवा पिछली क्लास में मैंने भी आपको करवा दिया है। तो आप मेरे को बताइए कि किसके द्वारा आयोजित होता है। तो डेजर्ट हंट की बात करें तो डेजर्ट हंट का आयोजन आपके जोधपुर में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहां पर आयोजित हुआ? जोधपुर में आयोजित। त्रिसेवा मतलब आपके तीनों सेना को सम्मिलित रूप से यहाँ पर संयुक्त मिशन है ये। ठीक है। कृत्रिम युद्ध का वातावरण यहाँ पर तैयार किया जाता है और तीनों सेनाओं का समन्वय, संचालन, तालमेल को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। जोधपुर में डेजर्ट हंट आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन पूछा जा रहा है।
उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। तो जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? उदयपुर में। वह दूसरा था, उदयपुर में हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। और इसकी थीम है वो भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र था। जल सुरक्षित राष्ट्र इसका थीम थी, ये आपको ध्यान में रखना। तो उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया गया, इसमें जुर्माने का क्या प्रावधान है? देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा विधानसभा में गैर कानूनी धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? बल के द्वारा बलपूर्वक धोखाधड़ी या कोई लालच देकर धर्मांतरण को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण रोकना। जबरदस्ती जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकना। इसमें प्रावधान सजा क्या है? तो सजा की बात करें तो 10 वर्ष तक का कारावास है, यानी कि जेल, और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका यह भी पूछा जा सकता है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कौन सा बिल लाया गया? तो इसका उद्देश्य लव जिहाद को रोकना भी है। लव जिहाद का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम पुरुषों के द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह कर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना लव जिहाद कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ऐसा मैं नहीं बता रहा, ऐसा आपके इस कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान यहां पर किया गया है। और अगर कोई मान लो इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए एक अवधि तय की गई है, 60 दिन। यानी कि धर्म जिस दिन परिवर्तन करना है उससे कम से कम 60 दिन पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट को बताना होगा। इसको जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। सूचित करना या घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में कितने पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा मेडल? तो यहां पर देखो, जो राजस्थान पुलिस अकादमी है वहां पर राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था फरवरी में। वहां पर है वो 8 तो है, 8 लोगों को तो केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया। 8 लोगों को क्या दिया गया? केंद्रीय गृह मंत्री पदक। 11 लोगों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक या सेवा मेडल कहते हैं अपन, सेवा पदक। 6 लोगों को उत्कृष्ट सेवा पदक है वो दिया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अति उत्कृष्ट है वो 11 लोगों को दिया गया, कोई खास विशेष नहीं है। एग्री स्टेक योजना के तहत, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्री स्टेक योजना के तहत कितने अंकों की फार्मर आईडी? जो आपने देखा होगा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक कैंप लगाया जाता है और एक फार्मर आईडी बनाई जाती है किसानों के लिए। तो वो आईडी कितने अंकों की होती है? ऐसे प्रश्न कई बार है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पहले भी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पहले तो सबसे पहले तो ये लागू कब हुई? तो 5 फरवरी 2025 से लागू संपूर्ण राजस्थान में ये लागू है। संपूर्ण राजस्थान में ये आपके लागू है, ये आपको ध्यान में रखना। इसमें आपको एक डेट करेक्शन कर लीजिए। संपूर्ण राजस्थान 5 से तो कैंप चालू हुए थे, 4 से ये लागू हो गई थी योजना। 4 से संपूर्ण राजस्थान में ये योजना लागू है और इसमें 11 अंकों की आईडी दी जाती है। कितने? 11 अंकों की आईडी दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। आधार से जोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्री अन्न। 16 फरवरी को श्री अन्न महोत्सव यानी कि श्री अन्न मेला आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? 16 फरवरी को आयोजित हुआ श्री अन्न मेला।
तो ये कहां पर आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। बताइए, देखें, श्री अन्न मेला 2025 कहां पर आयोजित हुआ। तो ये आपके श्री अन्न मेला आयोजित हुआ बाड़मेर। बाड़मेर में भी कहां पर, बाड़मेर में इतना अंदर तो आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी गुड़ामालानी में आयोजित हुआ था। बाजरा अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। बाजरा अनुसंधान केंद्र, यहां पर आपके इस मेले का आयोजन हुआ था, श्री अन्न मेला बाड़मेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में कितनी वृद्धि की है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और योजना भी बहुत अच्छी है। तो यहां पर देखो, पहले 50,000 थी, 25,000 इसमें बढ़ा दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखें। वृद्धि पूछी है तो वृद्धि आपके 25,000 की हुई है, और वर्तमान में कितने हो गए, 75। वर्तमान राशि पूछ ले तो वर्तमान में 75,000 राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, और ये योजना 2015 में शुरू हुई थी। अगला देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के कितने जिलों में तरल नाइट्रोजन, ये नत्रजन का मतलब नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको द्रव नाइट्रोजन भी कहा जाता है। द्रव नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन के अंदर जो आपके पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक होता है, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। और ये कितने जिलों में है, तो ये आपके 13 जिलों में है। ठीक है, यहां पर 3,000 लीटर के साइलो, यानी साइलो का मतलब बड़े पैमाने पर भंडारण करना, साइलो का यहां पर लोकार्पण हुआ है। पूछ ले कितने साइलो का लोकार्पण हुआ है, 3,000 लीटर के साइलो का लोकार्पण हुआ है, 13 जिलों में हुआ है। ये आपको, ये क्या काम आएगा, पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। उद्देश्य क्या है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, किस जिले में अर्बन हाट में अमृता हाट और शेखावाटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां पर अगर बात करें तो किस में हुआ ऐसा, तो यहां पर कौन से जिले में, चूरू, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, तो ऐसा आपके कौन से जिले के अंदर हुआ अर्बन हाट में, तो ये हुआ आपके सीकर के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, आज के लिए बस नहीं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी मर्जी, लाइक नहीं किया है तो आपकी मर्जी। कंटेंट जाने आप जानो, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।